तो आज की यह वीडियो बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट्स हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में वही सभी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं जो कि आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं आए दिनों में। कल परसों जिन लोगों का एग्जाम है वो फर्स्ट सेमेस्टर वाले छात्र इसको जरूर से जरूर देखें, क्योंकि उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों के लेकर आ चुका हूं, जो कि 2023 का ही है। जिन लोगों का एग्जाम हो चुका है उन लोगों से क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया गया है। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, और आप लोगों को आई होप कि आप लोगों को एग्जाम में अच्छे से अच्छा नंबर देखने को मिल सकता है इस क्वेश्चन पेपर के तहत। तो इसमें वही सभी क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चंस के आंसर भी साथ में प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि ये वीडियो एकदम महासंग्राम होने वाली है। इस वीडियो में आप लोगों को वह सभी क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि एकदम 100% इम्पोर्टेंट के इम्पोर्टेंट हैं। इसमें कई प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो सभी का क्वेश्चन मैं आप लोगों को अच्छे से प्रोवाइड किया हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। और चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और टेलीग्राम पर जुड़ जाना ताकि आप लोगों को पीडीएफ प्राप्त हो सके। तो ये पीडीएफ आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। बाकी निर्देश और अनुसार आप लोग सब कुछ देख सकते हैं इसमें कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है वो सब हम नीचे पीडीएफ में अभी आप लोगों को आंसर भी मिलेगा, साथ में आप लोग देख सकते हैं। वेदों का संकलन किसने किया है, तो वेदों का संकलन किसने किया है ये आप लोगों को अच्छे से तरीके से लिख देना है कि भारतीय पुरातत्व, जो मतलब भारत का जो पुरातत्ववेत्ता थे, बहुत सारे थे पुरातत्ववेत्ता, तो उसमें से एक किसी को जनक माना जाता है। कौन थे आप लोग फटाफट कमेंट करके बता देना। हु कंपील्ड हु कंपील्ड वेदास, यानी कि वेदों का संकलन किसने किया। व्हाट वाज मेन लाइवलीहुड ऑफ ऋग्वेदिक आर्यंस, ऋग्वैदिक आर्यों की प्रमुख आजीविका क्या थी। तो ऋग्वैदिक आर्य जो हमारे सबसे पहले यहाँ पर आर्य आए थे भारत में, इसीलिए सबसे पहले मतलब भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त भी रखा गया था। तो आप लोगों को ये पता ही होगा, यदि नहीं पता था तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन पेपर को हल कीजिए। आप लोग क्रोम से, यूट्यूब से, कहीं से भी सर्च करके इसका आंसर लिखिए और अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। वेयर इज हड़प्पा लोकेटेड, हड़प्पा कहाँ स्थित है। तो हड़प्पा आप लोगों को पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे हड़प्पा सभ्यता हुई थी, और हड़प्पा जो कि इस समय पाकिस्तान में पाया जाता है, तो वो पाकिस्तान में ही हड़प्पा है। ये आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है। तो मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है ये आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेसोपोटामिया और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी कभी कभी पूछ लेता है कि उस पर प्रकाश डालिए। तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्र किस महाद्वीप में स्थित है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मिस्र जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जो कि बहुत ही अपनी पिरामिडों की वजह से बहुत ही मशहूर है, जो कि इजिप्ट, जिसको इजिप्ट बोलते हैं वो। फिर क्या है, हु इज द मेन डाइटी ऑफ अटेनिज्म, यानी कि एटनवाद का मुख्य देवता कौन है। तो एटनवाद का मुख्य देवता कौन माना जाता है ये भी आप लोगों को अच्छे से यहाँ पर प्रोवाइड कर देना है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है वो भी आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए कि इतिहास का जनक कौन है। यदि आप लोगों ने हिस्ट्री सब्जेक्ट ले रखा है और जो भी एंशिएंट हिस्ट्री वाले बच्चे हैं वो ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। फिर क्या है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख आप लोगों को पता होना चाहिए किस वेद में मिलता है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हम्मुराबी के विधि संहिता में कितनी धाराएं हैं ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितने आर्टिकल हैं, सॉरी दोस्तों कितने सेक्शन हैं। आर्टिकल यदि अनुच्छेद होता तो होता। फिर देख लीजिए, लघुत्तरीय में केवल 3 शब्दों का आंसर देना, 3 प्रश्नों का। यदि आप लोग ये सब प्रश्न कर लेते हैं तो 10-10 नंबर आप लोगों के पक्का हो जाएंगे। वेदांग साहित्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो वेदांग साहित्य क्या है और उसका संक्षिप्त परिचय आप लोगों को यहाँ पर देना है। सिंधु सरस्वती सभ्यता के विस्तार का वर्णन कीजिए। तो सिंधु सभ्यता, जो सिंधु सरस्वती सभ्यता है उसके विस्तार का वर्णन करना है आपको। सिंधु सरस्वती सभ्यता के साथ वैदिक संस्कृति के अंतर संबंध पर प्रकाश डालिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। जो मैं क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सब हर साल आते ही रहते हैं। आप लोग मॉडल पेपर को उठाकर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। रामायण महाकाव्य में वर्णित नैतिक मूल्यों का संक्षिप्त परिचय दिए। तो रामायण महाकाव्य में आप लोगों को पता होना चाहिए कि बहुत से सारे ऐसे नैतिक मूल्य हैं जो कि उसमें वर्णित हैं। जैसे कि आप लोगों को वहाँ पर देख लीजिए, नारी का सम्मान, आज्ञा का पालन, और मतलब शत्रुता, मतलब शत्रु के प्रति भी दया भावना, यदि बहुत सारे ऐसे मतलब थे। प्राचीन सभ्यताओं के उदय में नदी घाटों के योगदान की विवेचना कीजिए। तो प्राचीन घाट सभ्यताओं में
प्राचीन सभ्यता की उदय जो हुआ था वो अधिक से अधिक नदियों घाटियों में क्यों हुआ था, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि नदियों के किनारे उनको सभी व्यवस्थाएं मिल जाती थी, यानी कि आवागमन की सुविधा, व्यापार तो आवागमन से ही होता है, फिर उनके रहन सहन की सुविधा और जंगली जानवरों से सुरक्षा, और दूसरी बात वहाँ पर उपजाऊ मिट्टी हुआ करती थी और नदियों से मछली पकड़कर भी खाते रहते थे। तो इसी प्रकार उनका क्या हुआ था, जीवन यापन पूरा नदियों के किनारे ही बसता था। फिर क्या, सुमेरियन की सभ्यता की जुगुरत पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, तो जुगुरत क्या था और सुमेरियन सभ्यता में इसका क्या योगदान था, इस पर आप लोगों को अच्छे तरीके से एक बहुत शॉर्ट नोट लिख देना है, 200 300 400 शब्दों में अच्छे से, आप लोगों को 100% 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। फिर क्या है, नील नदी को मिस्र का वरदान क्यों कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि नील नदी को मिस्र का वरदान क्यों कहा जाता है और किस प्रकार से नील नदी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है। कन्फ्यूशियस के बारे में आप क्या जानते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों को अच्छे तरीके से देख लेना है। फिर देखते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में केवल एक प्रश्न का उत्तर देना है 500 शब्दों में। सिंधु सरस्वती सभ्यता के वैश्विक संपर्क पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता है जो, उसके वैश्विक संपर्क पर एक संक्षिप्त निबंध लिख देना है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से। फिर क्या, सुमेरियन सभ्यता के सामाजिक और धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालिए। तो सुमेरियन सभ्यता के जो सामाजिक और धार्मिक जीवन है उस पर आप लोगों को प्रकाश डालना कि किस प्रकार से सामाजिक जीवन उनका सब था, समाज के लोग किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे, और धार्मिक में उनको किन किन देवताओं की पूजा करते थे, और धर्म के अनुसार वो क्या क्या चीज़ को अनुसरण करते थे, क्या क्या चीज़ फॉलो करते थे, ये सब आप लोगों को लिख देना है। प्राचीन मिस्र के धर्म की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो प्राचीन मिस्र के धर्म की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो आप लोगों को यहाँ पर अच्छे तरीके से प्रोवाइड करा देना है। कन्फ्यूशियस के जीवन वृत्त एवं शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। जो कन्फ्यूशियस था वो उसके जीवन वृत्त और शिक्षा का यहाँ पर आप लोगों को अच्छे तरीके से वर्णन करा। फिर देख लीजिए जो क्वेश्चन हमने बोला था कि मिस्र को नील नदी का वरदान क्यों कहा जाता है, तो मिस्र को नील नदी का वरदान क्यों कहा जाता है ये आप लोगों को यहाँ पर अच्छे तरीके से पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं कि मिस्र को नील नदी का वरदान क्यों कहा जाता है। तो मिस्र प्राचीन काल से कृषि प्रधान देश कहा जाता है। यहाँ चावल, रुई और गन्ने की खेती होती है। इसकी भूमि बहुत उपजाऊ है। अगर जरा भी ध्यान से काम लिया जाए तो वर्ष में 2 फसलें पैदा करना कठिन नहीं होता, लेकिन यहाँ वर्षा नाम मात्र की होती है। प्राचीन काल में नील नदी में कभी कभी बाढ़ आती थी, इससे लोगों को कुछ दिनों तक कष्ट और विपत्ति का सामना करना पड़ता था, लेकिन साथ साथ इसका क्या हुआ कि इसकी भूमि की जो उर्वरता में वृद्धि हो जाती थी। फलतः मिस्र के आर्थिक जीवन में इस नदी का इतना महत्व हो गया कि वह इसे मिस्र की जीवन रेखा की संज्ञा दे दी गई। मिस्रियों को कृषि कर्म में आवश्यक जल के लिए भी पूर्णतः नील पर ही निर्भर रहना पड़ता था। प्राचीन मिस्रवादी वासियों के हृदय में इस नदी के प्रति असीम श्रद्धा की भावना थी तथा वह एक देवता की भांति इसकी पूजा किया करते थे। इसलिए इसके इतिहास पिता हेरोडोटस ने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा था। तो साथ में ये क्वेश्चन भी यदि किसी क्वेश्चन में एमसीक्यू में या लोकोत्तरी में पूछ लिया गया कि मिस्र को नील नदी का वरदान किसने कहा था, तो इतिहास पिता हेरोडोटस ने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा था। फिर क्या है, असीरियन सैनिक व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं। तो असीरियन सैनिक व्यवस्था के बारे में आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस कर देना कि असीरियन साम्राज्य का मुख्य अंग उनकी सेना थी। संपूर्ण साम्राज्य की सुरक्षा का उत्तरदायित्व सेना पर ही था। यह राज्य का सैनिक राज्य था। राजा सेना का सर्वोच्च अधिकारी था। उसकी सहायता के लिए एक मुख्य सेनापति होता था जिसे लिम अथवा तुर्तान कहा जाता था। सैनिकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता था। सैनिक लोहे के बने शस्त्रास्त्रों का प्रयोग करते थे। उनकी सेना में पैदल, रथ व घुड़सवार होते थे। संसार में सर्वप्रथम युद्ध कला के वैज्ञानिक स्वरूप को विकसित करने, प्रतिरक्षात्मक युद्ध प्रणाली को जन्म देने तथा युद्ध में घोड़ों व लोहे के अस्त्रों का प्रयोग करने वाले असीरियन लोग ही थे। वास्तव में असीरियाई सभ्यता अपनी सैन्य प्रणाली के लिए ही प्राचीन विश्व के इतिहास में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। यानी कि जो हमारे जो प्रतिरक्षात्मक युद्ध प्रणाली है और युद्ध कला है वो कहाँ से विकसित हुई थी, तो असीरियन की सभ्यता से विकसित हुई थी। वहाँ पर घोड़े एवं लोहे के शस्त्रास्त्रों का प्रयोग भी असीरियन के द्वारा ही हुआ था। तो इसीलिए इससे सैन्य प्रणाली के द्वारा ही असीरियन जो है वो अपने सैनिक व्यवस्था के कारण ही ये विश्व प्रसिद्ध है, प्राचीन इतिहास में विश्व प्रसिद्ध है। फिर क्या, असीरिया की विश्व सभ्यता को क्या देन है, तो असीरिया की विश्व सभ्यता को आप लोगों को पता होना चाहिए वही कि सैन्य प्रणाली वाला। फिर भी देख लेते हैं कि सभ्यता एवं संस्कृति के क्षेत्र में असीरियनों की मुख्य देन बेबीलोनिया की संस्कृत धरोहर की रक्षा तथा उसका प्रसार था। यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि और विश्व सभ्यता को मूल देन है।
अन्यथा इन क्षेत्रों में उनका मौलिक योगदान नाम मात्र का ही है। राजनीति के क्षेत्र में उनकी देन बर्बर सैन्य तंत्र की स्थापना करना है, जिसकी सहायता से उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। परंतु उनकी बर्बरता और अमानवीयता ने उन्हें संपूर्ण दुनिया में घृणा का पात्र बना दिया। फिर भी उनकी साम्राज्यवादी प्रशासन व्यवस्था ने आने वाले साम्राज्यों को अवश्य प्रभावित किया। सीरिया और ईरान की सभ्यता पर असीरियन लोगों का प्रभाव कुछ अधिक ही रहा। जरथुष्ट्र के धर्म पर सीरियन छाप की स्पष्ट रचना देखने को मिलती है। फिर क्या है कि वैदिक काल में क्या धार्मिक मान्यताएं प्रचलित थी। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन इसमें थोड़ा डिफरेंस कर दिया गया है। वैदिक काल में धार्मिक मान्यताएं क्या, कौन सी धार्मिक मान्यताएं प्रचलित थी? ऋग्वेद में जिन देवताओं की पूजा अर्चना एवं स्तुतियां मिलती हैं, वे प्राकृतिक तत्वों में निहित शक्तियों के प्रतीक हैं। ऋग्वैदिक कालीन ऋषि संसार में सब विभिन्न प्राकृतिक स्वभावों को देखकर प्रभावित हुए। वह उनमें से नैसर्गिक शक्तियों का अनुभव करते थे। इन नैसर्गिक शक्तियों को ऋषियों ने देवताओं की उपलब्धि मानकर देवताओं के विषय में उत्पन्न विभिन्न भावों को वाक्यों के रूप में प्रणीत कर दिया। इन पवित्र वाक्यों के द्वारा देवताओं की आराधना की जाने लगी। इस प्रकार ऋग्वैदिक धर्म का जन्म हुआ। तत्कालीन समाज में यह माना जाता है कि तेज, शक्ति, ज्ञान व सत्य देवताओं के गुण हैं तथा वही बुराई को समाप्त, प्रकृति के नियम को नियमित, पापी को दंड एवं सदाचारी को पुरस्कृत करते हैं। फिर क्या है, उत्तर वैदिक सभ्यता किसे कहते हैं? तो देखते हैं उत्तर वैदिक सभ्यता। तो ऋग वैदिक युग के पहले वीडियो देख लेते हैं, ज्यादा लंबा ना हो जाए। ऋग वैदिक युग के पश्चात के काल को उत्तर वैदिक युग कहते हैं। ऋग वैदिक काल में सिर्फ ऋग्वेद की रचना की गई थी, किंतु उत्तर वैदिक काल में शेष तीनों वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों एवं रणकों की रचना हुई। इस युग में आर्य सभ्यता सने सने पूर्व एवं दक्षिण में फैली। प्राचीन आर्यों का उत्तर पश्चिमी भारत अब उपेक्षित हो गया था तथा आर्य संस्कृति का केंद्र अब कुरुक्षेत्र बन गया था। उत्तर वैदिक काल में हिमालय से विंध्याचल के समय का संपूर्ण भाग आर्यों के प्रभाव क्षेत्र में आ गया था। इस युग में आर्यों की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति में ऋग्वैदिक काल की तुलना में बहुत अंतर आ गया था। महाकाव्य काल की नैतिक दशा कैसी होती थी? तो महाकाव्य काल में नैतिक दशा, नैतिक मूल्यों पर कितना बल दिया जाता है, ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से देख लेना है। देख लीजिए, आप लोग यहाँ से यहाँ तक अच्छे से इसको तैयार कर सकते हैं, यहाँ से और यहाँ तक। और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि अभी डायरेक्ट आप लोगों को देख लीजिए 12 मिनट हो चुका है। तो आई होप मैं अधिक से अधिक 12-13 मिनट की ही वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि इतना बनाइए जितना लोगों के समझ में आ सके। एक ही बार में सब कुछ अगर बता दोगे तो भी नहीं समझ में आएगा। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी हमसे मतलब त्रुटि हुई है तो क्षमा करना आप लोग। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।